बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इसकी प्रॉपर्टी की हिसाब से अभी तक 3 बैंक खाता को फ्रीज किए थे और उनकी जो संपत्ति संबंधित सभी जानकारी जैसे कलेक्टर साहब भी मेरे साथ है जो अभी तक के जो प्रशासन के द्वारा संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा उसका आगे कार्रवाई की जा रही थी। अभी तक एक जो प्रॉपर्टी जो उनकी जो कंस्ट्रक्शन यार्ड है उसी को ध्वस्त की गई थी और बाकी अन्य जो जितना भी उनकी संपत्ति संबंधित और बैंक और अकाउंट्स की डिटेल्स और जितना भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है इन सब के बारे में भी एक फिनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ करेगा ताकि इस प्रकरण में जो हम एक लॉजिकल एंड तक उसको ले सकता। सर ये प्रकरण में जितने भी लोग हैं जो मुख्य एक आरोपी और भी है सुरेश चंद्राकर जो अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। मुकेश चंद्राकर का शव आखिरकार मिल गया है। आखिरकार पुलिस ने पूरी तरीके से पातासाजी तेज कर दी थी। यही वजह था कि जितने वक्त से लंबे वक्त से जो लोग परेशान थे, परिजन काफ़ी परेशान थे, उनमें एक जो निराश है वो देखते हुए नजर आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका डेड बॉडी मिलने के बाद जो सनसनी है वो तेज होते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से 1 तारीख यानी नया वर्ष, नए साल यानी नए दिन की शुरुआत वहाँ से लोगों की होती है, नई सोच के साथ लोग नई की शुरुआत करते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख के मुकेश चंद्राकर जो हैं रात के लगभग 8 से 9 बजे के करीब उनका फ़ोन जो है वो बंद हो जाता है और लास्ट उनकी लोकेशन एक किराना की जो शॉप है वहाँ पे उनको देखी जाती है लोगों के द्वारा। इस तरीके से बताया जा रहा था। हालांकि उनका जब फ़ोन बंद हो जाता है, उनका फ़ोन कहाँ बंद होता है, 1 तारीख के जब 9 बजे उनका फ़ोन बंद हो जाता है तो ऐसे में जो बीजापुर में एक चर्चा का विषय बन जाता है। परिजन जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसके पश्चात अगले ही दिन इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। जब कोतवाली बीजापुर में इसकी सूचना दी जाती है तो पुलिस इस विषय को लेकर संज्ञान लेते हुए लगातार एडिशनल एसपी के नेतृत्व में बीजापुर टीआई दुर्गेश के सहयोगियों के द्वारा लगातार जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगातार जो है पड़ताल तेज कर दी जाती है। लगातार पड़ताल तेज करने के वक्त 3 तारीख के दिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में एक खबर जो तेज़ी से वायरल हो जाती है कि मुकेश चंद्राकर का जो है वो मिसिंग है, कहाँ गए, तो जिस तरीके से तेज़ी होने के बाद पुलिस इस पूरे विषयों को लेकर संज्ञान लेते हुए उन विवेचना जो है वो तेज़ करती है। लगभग दोपहर के वक्त 3 तारीख को लगभग जो नया बस स्टैंड के ठीक पीछे चट्टानपारा में सुरेश चंद्राकर के जो बाड़ा में वहाँ पे वो गए हुए थे। उनको एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ पे बुलाया गया था। कोई और व्यक्ति नहीं था, उस व्यक्ति का नाम था रितेश चंद्राकर जो कि उनके रिश्तेदार भी लगते हैं, चचेरे भी रिश्तेदार भी लगते हैं। ऐसे में उनके द्वारा बुलाया गया। पूरा मामला क्या है मैं विस्तार से बताने की आपको कोशिश करूँगा। वहाँ पे बुलाने के पश्चात वहाँ पे उनको रॉड से मारा गया। बताया ये भी जा रहा है कि टंगिया से भी मारा गया। जिस तरीके से मारने के पश्चात उनके शव को वहाँ पे एक सेप्टिक टैंक था, उस सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया और उसके ऊपर उसके ऊपर में ढलाई कर दिया गया। ऐसे में जिस तरीके से जो पत्रकार हैं 3 तारीख को दोपहर के बाद वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि लास्ट लोकेशन पुलिस की वहीं बताई जा रही थी कि जिस तरीके से जानकारी पुलिस ने दी थी कि जो उक्त व्यक्ति है मुकेश चंद्राकर स्वर्गीय, उनका लास्ट लोकेशन वहीं पे था। वहीं से डेड बॉडी जो है अंदर से बरामद की जाती है, सेप्टिक टैंक से बरामद की जाती है, मैं आपको बता दूं। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, सेप्टिक टैंक से बरामद करने के पश्चात पुलिस ने आखिरकार उन आरोपियों को पकड़ लिया है। सुरेश चंद्राकर भी एक आरोपी बताया जा रहे हैं। उनके जो भाई हैं जिसने उनके ऊपर हमला किया, रितेश चंद्राकर सहित दिनेश चंद्राकर और एक रामटेकी हैं, 3 व्यक्तियों ने उनको प्लानिंग के साथ इस तरीके से मर्डर किया। मुकेश हत्या करने के पश्चात एक तरीके से कोई और नहीं, उनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने इसकी हत्या की है। रिश्तेदार हालांकि पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने उनको आखिरकार पकड़ लिया है। पकड़ने के पश्चात बस्तर के जो आईजी हैं पी सुंदर राज सहित बस्तर के आईजी के साथ डीआईजी कमलोचन कश्यप, बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जो खुलासे हों उन्होंने किया। उन्होंने ये भी बताया कि 3 लोगों ने उन्हें बुलाकर तरीके से बुलाने के पश्चात प्लानिंग के साथ उनका मर्डर किया है। हालांकि जिस तरीके से मर्डर करने के पश्चात जो उक्त आरोपी है वो फरार हो गया था। 3 तारीख के और 1 तारीख के न्यू ईयर बनाने के पश्चात वहाँ पे मर्डर करने के पश्चात वो दूसरे दिन ही 2 तारीख की सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से रायपुर से दिल्ली चले गया। उसकी गाड़ी रायपुर एयरपोर्ट में बरामद हुई थी। यही वजह थी कि पुलिस लगातार शक कर रही थी, क्योंकि उनका फ़ोन, रितेश चंद्राकर का फ़ोन लगातार बंद आ रहा था और कहीं ना कहीं उन्हीं के साथ वो 1 तारीख के मौजूद था। जिस लोकेशन बताई जा रही थी मुकेश चंद्राकर, वो कोई और किसी और का लोकेशन नहीं, वो सुरेश चंद्राकर का बाड़ा था। वो बाड़ा में ही रितेश चंद्राकर सहित दिनेश और रामटेकी के द्वारा 3 लोगों के द्वारा वहाँ पे इस तरीके से हत्या कर दी गई युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर
चंद्राकर का। ऐसे में सवाल जो हैं वो सवाल बहुत उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल लाजमी है। सवाल उठने के पश्चात बीजापुर एसपी ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक तरीके से लगातार जो पैनी नज़र लगाए हुए हैं, और इस प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे मामले को लेकर बस्तर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कर दिया कि एसआईटी जो टीम है वो गठित हो रही है। सुरेश चंद्राकर जो आरोपी है पुलिस के गिरफ्त में नहीं है, उनको भी पुलिस जो है तलाश रही है। बहुत जल्द पुलिस के गिरफ्त में अगर वो आते हैं तो क्या क्या नई चीज़ें और इस पे खुलासा होता है, ये आने वाला विषय ही बता पाएगा। देखना होगा कि अब इस पूरे मामले को लेकर इसमें क्या अपडेट आता है, किस तरीके की कॉन्स्पिरेशन है वो देखने को मिलती है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल तरीके से मर्डर करना और युवा जो पत्रकार है हमारे बीच अब नहीं रहे। ये पूरा जो प्रांगण मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये प्रांगण देखिएगा आपको, ये पूरा जो प्रांगण है, यहाँ वो सुबह आते थे। सुबह आने के पश्चात यहाँ पे वो चाय पिया करते थे। ये देखिए टी एंड कॉफ़ी शॉप देख रहे होंगे आप, टी एंड कॉफ़ी शॉप, यहाँ पे वो चाय पिया करते थे। उसके बाजू में उनकी ऑफिस थी। वो यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन के संपादक थे और एनडीटीवी में वो कार्यरत थे। ऐसे में जिस तरीके से युवा पत्रकार थी वो काफ़ी बारीक से वो काम किया करते थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया करते थे, भ्रष्टाचार की खबर को उजागर किया करते थे। यही वजह है कि एक सड़क जो थी उस सड़क को लेके उन्होंने जो सड़क में जिस तरीके से गुणवत्ताहीन तरीके से काम हुआ उसको उन्होंने उजागर किया, और उजागर करने के पश्चात अंजाम क्या मिला? अंजाम ये मिला कि उनकी बुरी तरीके से मर्डर कर दिया गया, बुरी तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के पश्चात मुकेश चंद्राकर का शव को एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया, और सेप्टिक टैंक में डालने के पश्चात ढक्कन को बंद कर दिया गया। बंद करने के पश्चात उसके ऊपर फिर से ढलाई कर दिया गया, और ढलाई ही एक सस्पेक्ट बन गया था। पत्रकारों को चुभने लगी थी कि आखिरकार जिस लोकेशन मुकेश चंद्राकर आखिरी जिनकी लोकेशन थी जहां बताई जा रही थी, उस लोकेशन पे ढलाई अचानक से कैसे हो गया, जिस पे संदेह करते हुए पत्रकारों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को वहां बुलाया गया, पुलिस कुछ अधिकारी वहां पहुंचे और सेप्टिक टैंक को तोड़ने के लिए जेसीबी बुलाकर सेप्टिक टैंक को तोड़ा गया। जब तोड़ा गया तो उसमें एक डेड बॉडी मिली, और डेड बॉडी किसी और की नहीं, मुकेश चंद्राकर की थी। जब पुलिस के जो एडिशनल एसपी हैं चंद्रकांत गवर्नर ने ये स्पष्ट कर दिया कि उस टैंकी के अंदर एक डेड बॉडी है, तो लोग अचंभित हो गए, लोग स्तब्ध हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर जो भावना है वो कहीं ना कहीं जो है आंसू में परिवर्तन हो गए। लोग तिलकने लग गए। लोगों के जो जर्नलिस्ट हैं बाहर से जो आए हुए थे, उनके परिजन थे, वो रोने लगे। पुरुषोत्तम चंद्राकर सहित जो मुकेश चंद्राकर है, उनके बड़े भाई हैं, वो भी एक तरीके से उनकी जो आंखों में जो आंसू है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जो संदेह था कि मुकेश चंद्राकर तो नहीं उस जो सेप्टिक टैंक है उसमें तो नहीं, लेकिन जब डेड बॉडी बाहर निकाली गई, जब चेहरा देखा गया तो लोग लथपथ हो गए, और देखते ही लोग हैरान हो गए कि ये किसी और नहीं, ये मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी है। ऐसे में डेड बॉडी मिली, पुलिस ने पतासाजी किया और आरोपियों को दर दबोचने के बाद जो सस्पेक्ट थे, जो इन्वेस्टिगेशन पे जो एविडेंस वहाँ से बरामद हुए, उसमें और भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ऐसा बस्तर आईजी पी सुंदरराज का कहना है। लोग अभी भी हैरान है कि देश के चौथे स्तंभ यानी पत्रकार के देश के चौथा स्तंभ माना जाता है, ऐसे उन पर ही बीजापुर जैसे संवेदनशील क्षेत्र पे अगर हमला होना और प्री प्लानिंग के साथ मर्डर करना, और कोई और नहीं, आप दूसरे पे नहीं, अपने पे भरोसा नहीं कर सकते परंतु दूसरे पे भरोसा कर सकते हो। अपने ने ही उनकी ज़िंदगी ले ली है। मैं आज ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो आरोपी है रितेश चंद्राकर सहित 2 अन्य लोग कोई और लोग नहीं, वो मुकेश चंद्राकर के रिश्तेदार हैं। उनके बीच में काफ़ी लंबे वक्त से मनभेद उत्पन्न हो गई थी। वजह ये माना जा रहा था कि कंटिन्यू जो सड़क की जो मुद्दे हैं, जो ठेकेदार हैं सुरेश चंद्राकर, उन्होंने कई जो सड़क है वो बनाया है, उस सड़क पे उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। रिपोर्टिंग करने के पश्चात उस सड़क को लेके लगातार जो विवाद जैसी स्थिति निर्मित हुई, और उनके अंदर में कहीं ना कहीं जो मतभेद था वो कहीं ना कहीं मतभेद जो है वो फूट कर बाहर निकला, और मतभेद फूटकर बाहर निकलने के बाद एक तरीके से पूरी तरीके से प्री प्लानिंग के तहत उनकी मर्डर कर दी गई। मैं आपको बता दूं ये जो पूरा मामला है मर्डर का, ये कुछ और नहीं, जो सड़क बनाई गई थी सुरेश चंद्राकर ठेकेदार के द्वारा, उस सड़क को उजागर उन्होंने किया था। भ्रष्टाचार को जिस तरीके से उस सड़क में अंजाम दी गई थी, उसको उजागर करने के बाद उस पूरी सड़क पर ही जिसको लेके जो विवाद हुआ था, उसी विवाद ने आखिरकार मुकेश चंद्राकर की जान ले ली। विवाद भी कुछ बड़ा नहीं था, लोगों के बीच में जो मनभेद था, जो ठेकेदार थे रिश्तेदार थे, तो दोनों के बीच में जो मतभेद था उसको लेके उन्होंने सार्वजनिक करते हुए मुकेश से ये पूछा कि आप हमारे रिश्तेदार हो, उसके बावजूद अब हमारे सड़क को लेकर कंटिन्यू खबरें लिखते हो। पत्रकार का दायित्व होता है कि वो खबरें लिखे, देश के चौथे स्तंभ का दायित्व होता है कोई निष्पक्ष पत्रकारिता करे, लेकिन पत्रकारिता करते करते उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दे दी।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से उनको मारा गया, टंगिया और राड का इस्तेमाल किया गया, बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया, मार के सेप्टिक टैंक में डाल देना कहीं ना कहीं वाकई चिंता का विषय है। बीजापुर ज़िले में एक तरीके से दहशत का जो माहौल है वो देखने को अब मिल रहा है। वजह ये भी है कि पत्रकार जो निडर से जो बड़े ठेकेदार है, उद्योगपति ठेकेदार है, उनकी जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो उन पर इस तरीके से हथकंडे अपना कर प्लानिंग के साथ मर्डर कर दिया जाता है। आपने जीता जागता उदाहरण मुकेश चंद्राकर को देखा, जहां मेरी मौजूदगी है। पुनः मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पूरा जो इलाका आप देखेंगे ये कुछ और नहीं, यहीं पे मुकेश की ऑफ़िस है। इसी ऑफ़िस से यहीं से दिन की शुरुआत होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम था और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम में कौन मास्टरमाइंड था। हालांकि 3 आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा है, लेकिन अभी जो मुख्य एक आरोपी और भी है सुरेश चंद्राकर, जो अभी पुलिस के हाथ जो अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। रिपब्लिक भारत के लिए मैं भरत दुर्गम, बीजापुर के लिए। रिपब्लिक भारत के लिए मैं भरत दुर्गम, बीजापुर के लिए। ये पूरा एक एक बिंदु हम खुलासा कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसा घटनाक्रम में जितना इन्वेस्टिगेशन में जो पार्ट सामने आ रहे थे, जो 1 तारीख को जो रात को, क्योंकि ये जैसा पहले भी शायद इन दोनों का बातचीत होते रहते हैं, क्योंकि एक ही परिवार का जो रिश्तेदार में भी लगते हैं, और जैसा इन्होंने गई भी थे, मतलब इनके ऊपर विश्वास करके इनके आमंत्रण को स्वीकार करके गई थे, क्योंकि यदि घर से उतारना होगा कोई स्ट्रगल होता है, या और भी जैसे उनके विकेश भी के घर में थे उस दिन 1 तारीख को, उन्होंने घर में उनका बड़े भाई साहब भी थे, घर से इसे जबरन उठा कर ले जाने का भी कोई घटनाक्रम सामने नहीं आ रहे थे। हो सकता उनके ऊपर विश्वास करके या जो उनसे मतलब बातचीत होते हैं, मतलब उसी हिसाब से वो गई होगा। उधर जाने के बाद जैसा भी जो जानकारी मिल रहा था, मतलब जैसे उनको डिनर भी ऑफर किए गए थे, डिनर करते करते उसी समय उन्होंने इस टाइप का घटना को अंजाम दिया। इसलिए लग रहा था, क्योंकि जैसा नॉर्मली एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन में देखे जाते हैं, मतलब विक्टिम और जो आरोपी है वो जैसे एक दूसरे से परिचित है या नहीं परिचित है, उसी हिसाब से जो क्राइम का जो स्ट्रगल है, जो घटना होने के समय जो क्या कुछ स्ट्रगल हुआ, किस तरीके से उसको लेकर गई थी, ये सब एक मोडस ऑपरेंडी सामने आता है। लेकिन इस मोडस ऑपरेंडी में सामने आता है, मतलब जैसे इनका रितेश चंद्राकर की ऊपर विश्वास करके उन्होंने गई होगा, जो जैसे किस विषय को लेकर बात करने के लिए गई थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वो इन्वेस्टिगेशन में जैसा बिंदु आगे आएगा उसका वो डिटेल हम शेयर करेंगे। सर, घटना के पीछे मुख्य कारण क्या था? इतनी बड़ी जो घटना हुआ, इसके पीछे कारण आया प्रारंभिक स्टेज में कोई जांच में आया क्या? जैसा भी क्योंकि जैसा आरोपी जो विक्टिम है वो हम लोग के बीच में नहीं है, हम इसके बाद उसके केस को पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर ही उसका और बाकी टेक्निकल और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही हम उसका आगे ले जा सकते हैं। मान लीजिए यदि कोई घटना में यदि विक्टिम हमारा उपस्थित है, फिर उनके बोलने अनुसार हमको आगे लीड मिलते हैं, लेकिन इसमें जो विक्टिम अभी हमारा बीच में नहीं है, इसलिए जितना भी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो टेक्निकल एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, उसी आधार पर हम उसका मोटिव क्या रहा और मोडस ऑपरेंडी क्या रहा, और ये सब चीज़ को हम आगे ले आ पाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टि से जैसा समझ में आ रहा था, मतलब ये दोनों जैसा रिश्तेदार में भी एक ही परिवार का थे, एक ही इसमें थे, इसलिए उनके ऊपर विश्वास करके गई होगा। नहीं तो वो जाते नहीं थे, उनके बारे में जाते नहीं थे, पहले मना कर देते या और भी उनके पास ऑप्शंस थे, मतलब तत्काल अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दे, इस टाइप का मुझे कोई जबरन ले जाने की कोशिश कर रहा है, इस टाइप को उन्होंने अलर्ट कर दिया होगा। लेकिन जैसे सर्कमस्टेंस के हिसाब से लगे थे, मतलब जो भी बातें उनके ऊपर विश्वास करके गए थे, लेकिन उसके उसी दौरान मतलब जो आपस में जो डिनर के दौरान जो 2 आरोपी मिलकर उनके ऊपर वार किए गए थे, और संभवतः मतलब ये अपना बचाव के लिए भी उनके पास मौका नहीं रहा, क्योंकि 2 लोग थे और ये एक अकेले विक्टिम थे। तो सब चीज़ को मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और पूरा सीन ऑफ क्राइम को भी हमको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आपका जो कहने का आशय है सर, उसका ये मतलब है कि बुलाया उसी के लिए ही गया था, हत्या करने के हिसाब से? मतलब ये सभी ऑप्शंस को अभी जांच में ले आना पड़ेगा। मतलब जैसा वो भी ये भी हो सकता है, मतलब ये कॉन्स्पिरेसी की तहत उनको बुलाकर अपना जहाँ में बुलाकर हत्या करने के लिए उनके एक साजिश रहा होगा, या उधर जाने के बाद किसी विषय के लेकर इनको विक्टिम के से मतलब साथ उन्होंने बहस किया, फिर उसी में उन्होंने मारा होगा। ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते बढ़ते हम उसमें और भी जैसा साक्षी वगैरह हमको मिलेगा और भी सर्कमस्टेंस का और परीक्षण करें, उस हिसाब से हम ये निर्णय कर पाएंगे। क्योंकि ये भी इस मामले में पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, उसकी भी जांच होगी। देखिए, मतलब जैसा
ये वाला जो तब प्रकरण हुआ है, जैसा पुलिस की जानकारी में आई थी, मतलब क्योंकि 1 तारीख को रात की जो घटनाक्रम थे, उसके बाद 2 तारीख को तब उनके परिजन द्वारा मतलब पुलिस के पास जानकारी ले आकर बताए थे। उसके बाद पुलिस ने टीम गठित करके मतलब जो भी संभव प्रयास हो सकता है उसमें सभी साथियों को भी लेकर भी पुलिस प्रयास कर रहे थे। मतलब इसमें ऐसा नहीं अकेले पुलिस ही जो सब जाए, साथ साथ में आप लोग के बीच में कई लोग हम लोग का सहयोग भी किया, कई जो क्लू भी दिया, मतलब इसमें इधर हो सकता है ये परिस्थिति बन सकता है करके सभी विषय को हम इनकॉर्पोरेट करके ही मतलब प्रकरण को आगे ले जा कर गए थे। और जैसा पूर्व में भी मैं बताया था, ना सिर्फ बीजापुर पुलिस, तत्काल हमने रायपुर पुलिस से लेकर कांकर से, जयपुर से सभी पुलिस का एक्टिवेट किया, जो एयरपोर्ट में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में जहाँ जहाँ संभव हो सकता है टोल नाका का चेक किया। इससे एक एक क्लू मिलते गए, उसी क्लू के आधार पर हम फाइनली मतलब इधर तक पहुँच पाए थे। अभी 3 आरोपी हमारा गिरफ्तार में है और जो अन्य आरोपी भी जो गिरफ्तार में होगा, और विषय में जैसा जैसा बात आएगी तो मैं पूर्व में भी इस पॉइंट को रिपीट कर चुकी, पुनः एक बार रिपीट करना चाहूँगा। इसमें इस घटनाक्रम में जो भी आरोपी शामिल रहा है, मतलब उनके किसी प्रकार का कोई बख्शाने के लिए कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाएगी, इसलिए SIT गठित की गई थी और पूरा साइंटिफिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और पुलिस का इस प्रकरण को लेकर मतलब जितना कार्रवाई त्वरित कर सकता है, अनफॉर्चुनेटली मतलब हम उसका सकुशल बरामद नहीं कर पाए थे। ये हमारे लिए भी एक काफ़ी प्रोफेशनली एक क्षति है, लेकिन ये दुर्भाग्यवश घटना रहा। लेकिन घटना होगी, उसके बाद जो उनके साथ न्याय होना चाहिए, न्यायोचित कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए शासन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय से लेकर सभी शासन और पुलिस मुख्यालयों से एक स्पष्ट निर्देश है। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, बहुत प्रोफेशनल तरीके से होगा और आरोपी को जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करे। और प्रोसिक्यूशन सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, प्रोसिक्यूशन में भी पुलिस अपना जो भी भूमिका होना है उसका बहुत अच्छी तरीके से निभाएगा, ताकि आरोपियों का मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें मिलने के पूरा कार्रवाई करेगा। सर, पूरी उम्मीद करते हैं कि बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।